नेशन 24 में आपके स्वागत है। मैं नीरज। अब हम कल्पना निषाद के दूसरे किस्त में आ गए हैं। जी हाँ, वही मुंबई वाली कल्पना निषाद जो अभी बिहार के मुंगेर के घोरहट में रह रही हैं और अपनी लड़ाई लड़ रही हैं सरकार से भी, प्रशासन से भी, कानून से भी, और जब थक हार गई हैं तब गुहार लगाई हैं मीडिया से भी। तो मीडिया इनके द्वार तक पहुंच चुका है। पहले किस्त में हमने आपको दिखाए थे इनकी आप बीती को। अब दूसरे चरण में हम आए हैं और अब हम इनसे और भी उस बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर इनके साथ और क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या दिक्कतों से सामना करना पड़ा और अब अभी का जो है वस्तु स्थिति क्या है। इन सारे चीज़ों पे अभी हम इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे और हम अपने माध्यम से जनता के बीच रखेंगे कि देखिए, मुंबई से आके लड़की जो है अपनी लड़ाई लड़ रही हैं और न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही हैं और हर संभव चाहती हैं कि उनके पति उनके साथ रहें, उनका परिवार उनका बने, एक समाज में इज्जत, प्रतिष्ठा और सम्मान मिले, ना कि मुंबई वाले के तौर पे उनकी नाम हो इस पूरे क्षेत्रों में। तो चलिए, अब हम मेरे साथ मौजूद हो चुकी हैं। अब हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं आगे की कहानी। पहला सवाल है कि मुंबई वाली आपको नाम दिया गया है जी। हम भी कहीं कहीं दौरा किए, लोगों से जब जानकारी लेना चाहे तो इन लोगों ने ये शब्द का उपयोग किया। खैर, मुंबई से आप आई हैं, अपनी लड़ाई लड़ रही हैं, और क्या क्या वाक़या हुआ है जो कल जब हमसे आपकी बात हुई थी तो उसमें छूट गया था और आज आप बोलना चाहती हैं? हम यही कहना चाह रहे हैं कि मुंबई, मेरे हस्बैंड ने मुंबई में, मतलब मैंने जो केस किया था, तो इनको अगर मुझे यहाँ रखना नहीं था तो उन्होंने मुंबई का केस डिस्पोज क्यों किया। यहाँ पे हमारे ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, कैरेक्टरलेस वगैरह जो भी कुछ बोलना है। तो अगर मैं यही थी, इसी तरीके की लड़की थी, तो आपने मेरे साथ शादी नहीं करना चाहिए था। आप मतलब मुझे वहाँ पे एक्सपोज कर सकते थे हाई कोर्ट में। इन्होंने उस टाइम पे मेडिकल नहीं करवाया। मेरा ऑलमोस्ट पूरा डीएनए टेस्ट हो चुका था। 10 दिन का ऑब्जर्वेशन में मुझे मुंबई म्यूनसिपाल्टी हॉस्पिटल में रखा गया था। बस ये था कि हाँ, मेरे हस्बैंड आते हैं, उनका डीएनए टेस्ट वगैरह होता है। अगर मैं गलत रहती तो मैं डीएनए टेस्ट के लिए रेडी नहीं होती। मेरे हस्बैंड ने वो भी नहीं कराया। फिर इन्होंने मुझसे शादी किया दिल्ली में। शादी कराने के बाद मुंबई लेके आए। मुंबई आने के बाद 8 जुलाई को मुंबई आए। 16 जुलाई को इन्होंने मेरा मेडिकल करवाया, और वो मेडिकल कराने के बीच में मेरी सास, मेरी ननद, इन लोगों का कंटिन्यू फ़ोन आ रहा था कि मतलब बच्चा अबॉर्ट करवा दो। और उसके लिए मेरी ननद जो बेंगलोर में काम करती हैं एसबीआई में एज अ अकाउंटेंट, उन्होंने 20,000 समथिंग मेरे हस्बैंड को ट्रांसफ़र किया था। और मेरी सास ऑलवेज़ कहती थी कि बच्चा ख़राब करवा दो। और मेरे हस्बैंड का ये कहना था कि हम तो शादी कर चुके हैं, अब बच्चा हम बाद में भी कैरी कर सकते हैं। हम तुमसे शादी करेंगे, हम जहाँ रहते हैं घोरघट में, वहाँ पे रीति रिवाज से शादी होगी। मुंबई से भी लोगों को बुलाया जाएगा, गोरखपुर से भी लोगों को बुलाया जाएगा। मुझे गुड फेथ में लेके उन्होंने ये सारी चीज़ें करवा लिया। उसके बाद 24 अगस्त को मुंबई में, 24 अगस्त 2019 को मेरा केस हाई कोर्ट से डिस्पोज करवा के 7 सितंबर को वहाँ से भाग गए। उनके साथ में उनका दोस्त जो कि साथ में रहता था, क्या नाम है उसका? राकेश रंजन। वो उनका भी टिकट, दोनों का टिकट मेरी ननद ने करवाया। जो भी हेल्प होता है मेरी ननद हेल्प करती हैं, और मेरी सास यहाँ से। वहाँ से आने के बाद में मैं एकदम से मतलब ये हो गई, होपलेस हो गई। मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। मैं कंटिन्यू टच रखना चाह रही थी, लेकिन मेरे टच में नहीं थे। अब तो मुझे यही समझ में आता है कि इन लोगों ने पूरा एक अच्छा सा प्लान किया हुआ था। इन लोगों का प्लान किया था कि हाँ, मुंबई से केस डिस्पोज करा दो, बच्चा ख़राब करा दो, और उसके बाद से फिर ये बिहार में आएगी, क्या कर पाएगी। वाकई में मैं बिहार में फ़र्स्ट टाइम आई और मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ पे कुछ कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। हालांकि मैं तो अच्छे से रहने आई थी, लेकिन मुझे रहने नहीं दिया गया है, जो कि 7 नवंबर 2019 से लेके और आज की जो तारीख है, आज तक यही सब चल रहा है। इन लोगों का जब भी मेल मिलाप करना रहता है, मुझे गुड फेथ में ले लेते हैं। हालांकि मैं शादी कर चुकी थी, तो मुझे एक ही उम्मीद थी कि मैं अपने पति के साथ कैसे भी करके अच्छे से रहूं। मैं आज भी कहती हूँ, अगर मेरे पति मुझे रखते हैं अच्छे से, फुल डिग्निटी के साथ, मैं हर एक चीज़ को विड्रॉल कर दूँगी, मैं सारी चीज़ें भूल जाऊँगी। लेकिन मेरे हस्बैंड आज भी तैयार नहीं हैं।
और यहाँ का शासन प्रशासन इस सब चीज़ों के लिए हमारी सास का सीधा कहना है कि मैं यहाँ पे ऐसी भटकती रह जाऊँगी, मेरा यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा, हमारे लिए थाना खाना है, मतलब हर जगह पैसे की बात करती हैं। तो अब मैं किसके सामने गुहार लगाऊं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में आई हूँ, शायद से आप लोगों के पास से मुझे कुछ न्याय मिल जाए। पति साथ नहीं रहना चाह रहे हैं, जैसा कि लोगों का कहना है, उसका खुद का कहना है कि आपने जैसा बताया, जानकारी दी है कि हर चीज़ संभव है, वो साथ नहीं रहना चाहता है। इसके पीछे कुछ रीज़न समझ में आता है क्या? इसके पीछे का रीज़न मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि मुंबई में इन्होंने अगर मेरे साथ में ये सारी चीज़ें किए होते, जैसे कि मेरे कान का पर्दा फाड़ देना, मुझे खाना नहीं देना, मैं आज खाने के लिए घर में मुझे खाना नहीं देते हैं, तो अगर मुंबई में ये मेरे साथ ऐसा किए होते तो मैं शायद से मैं इनसे शादी करने के लिए कभी तैयार भी नहीं होती। शादी मैं करना भी नहीं चाह रही थी जब मुंबई का केस हुआ था, बट मेरे पास में जितने भी प्रूफ है, एविडेंस हैं, उस बिहाफ पे इनका यही था कि हाँ हम शादी करेंगे, अच्छे से रहेंगे, ठीक है। तो मैं उस हिसाब से मैं यहाँ पे आई शादी करके रहने के लिए। लेकिन अब वो क्यों नहीं रहना चाहते हैं, अगर हम बोलते हैं कि इसमें मेरी सास का पूरा योगदान है, मेरे परिवार का योगदान है, उनके दोस्तों का योगदान है, तो समाज ये कहता है कि जब लड़का सही रहेगा तो फिर इन लोग क्या करेंगे। लेकिन अगर लड़का सही नहीं है तो माँ बाप, फ्रेंड्स, भाई बहन, इन लोग फिर क्यों साथ दे रहे हैं। मैं प्रशासन से भी पूछ रही हूँ कि मतलब उन लोग कहते हैं सीनियर सिटीज़न है, हम उनका कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है मत कुछ करिए। आप उसी घर में मेरे हस्बैंड को खाना दे रहे हैं, मुझे खाना नहीं दे रहे हैं, इसके लिए थाना प्रशासन क्या बोलेगा। मैं यही पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पे भी गई हूँ प्रशासन के पास, प्रशासन मुझे यही बोलता है वो सीनियर सिटीज़न है, हमारी सास ससुर को वो उनकी मर्ज़ी है, वो आपको खाना दे ना दे, वो अपने बेटा को खाना दे। तो बेटे ने ही मुझे यहाँ लेके आया है ना, हम किसी और के घर क्यों नहीं चले गए। बेटा मुझसे शादी किया तो हम यहाँ पे आए। अब मैं किसके पास जाऊँ। चलिए, तो उनके लड़के से शादी के बाद है ये अपने यहाँ अपने ससुराल आई हैं, रह रही हैं एक घर में, खाना नहीं नसीब हो पा रहा है, किसी तरह गुजर बसर इनका हो रहा है। कानूनी लड़ाई में ये लगातार सब जगह जा रही हैं, थक हार के लौट रही हैं, चाहे वो एसपी हों, चाहे वो थाना हो, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, हर जगह ये अपना लेटर भेजती हैं, सब जगह अपनी बातें करती हैं, पर इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण से ये मीडिया के शरण में आई हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे, वहाँ जब आप मुंबई में रह रही थी तो इसका व्यवहार कैसा था और यहाँ आने के बाद व्यवहार कैसा हो गया? मुंबई में हमारे साथ में शादी करने के बाद जब गए तो उनका जो रिलेशन था मेरे साथ में, जैसे एक हस्बैंड वाइफ का होता है, जब तक कि इनका दोस्त नहीं आया था तब तक ये मेरे साथ में बहुत अच्छे से थे। इनका जो दोस्त है, जो शादी में विटनेस बना हुआ है, राकेश रंजन, उनके आने के बाद में ये थोड़ा सा बदलाव आया था, लेकिन हम समझ नहीं पाए थे। मेरे हस्बैंड की बीच में मुंबई में तबीयत भी ख़राब हो गई थी, निमोनिया वगैरह हो गया था। उस टाइम पे मतलब मैं अपनी तकलीफ़ भूल के, जो मेरा हॉस्पिटलाइज हुआ था, मुझे 3 महीना बेड रेस्ट बोला गया था, मैं अपनी बेड रेस्ट छोड़ के मैं इनके पीछे। अच्छा, आपके विरुद्ध में क्या इन्होंने अखबार में खबर भी छपवाया था या चलवाया था? हाँ। क्या है वो पूरा मामला? वो मामला इन्होंने कुछ हनी ट्रैपिंग का मामला कुछ बताया है कि हम इनको फंसाए हैं और इनसे टॉर्चर करके इनसे हम पैसा लेते थे, और पैसे लेके मैं अपने भाइयों को देती थी। मेरे भाई का भी नाम इन्होंने डाला, जो कि इसमें कहीं से भी मेरे और मेरे हस्बैंड में, मेरे घर वाले का कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि मेरे घर वाले का ये है कि तुमने गलती किया है तो उसकी सज़ा मैं भुगत रही हूँ। अगर जो इज़्ज़तदार है वो नहीं आएगा, और वही कर रहे हैं। मेरे बड़े भैया एक बार आए भी थे मेरा घर बसाने के लिए, लेकिन उन्होंने मेरे बड़े भैया को भी जलील किया। वो अखबार कौन सा होगा? वो अखबार देवघर का है और अखबार का नाम है राजनामा दुनिया। अच्छा जी, उसी में आपकी खबर छपी थी? उसमें मेरी खबर भी छापे हैं, जो भी उन लोगों को छापना था। और वो खबर कैसे छापे, उसमें पूरा प्लान किया गया है,
क्योंकि मैंने 6 जनवरी को मेरे ससुर अच्छे से घर में थे और अचानक को 6 जनवरी को उन लोग लॉक करके सब शिफ्ट हो गए भागलपुर। ताला बंद कर दिया गया, हम जाएं कहाँ, किसके पास जाएं। तो ये हो गया, मैं अपनी सास को फ़ोन कर रही थी लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाई। फिर मैंने प्रशासन को फ़ोन किया कि मुझे घर में कैसे भी करके घुसाइए, मैं रात में जाऊं कहाँ। मैंने अगल बगल के लोगों से भी हेल्प मांगी, लेकिन जो बगल में मेरे चचिया ससुर जी हैं उनका कहना है वो जहाँ जाके बैठती है वहाँ जाए, घर में आके क्या करेगी, ये उनका स्टेटमेंट था। फिर मैं कैसे कैसे करके प्रशासन को बोली। प्रशासन को मैंने बोलने के बाद उन्होंने एक भेजा वहाँ से किसी को। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर आप प्लीज़ खड़े हो जाइए या मेरा दरवाज़ा खुलवा दीजिए। उनका ये स्टेटमेंट था, ये आपका मैटर है, इस मैटर में हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने बोली ये बात तो आप वहाँ से भी बोल सकते थे। और उन्हीं को हमारी सास का फ़ोन आता है, मेरी सास को वो फ़ोन करते हैं तो मेरी सास तुरंत फ़ोन उठाती हैं और उनको जवाब दे देती हैं। यानी 6 जनवरी से लेके 11 जनवरी तक का इन लोगों का पूरा प्लान बनाया गया था। कहाँ नहीं? हम ताला तोड़े फिर। अच्छा। हाँ, ताला तोड़ के हम घर में रहें, हम कहाँ जाते। अगर हमको जिस तरीके से कैरेक्टरलेस बताया जा रहा है तो हम उस घर को छोड़ के हम कहीं और रहते। दिन भर तो चलो कोर्ट कचहरी कर लेते हैं, कहीं काम है वहाँ चले जाते हैं, तो रात में तो हम किसी और के घर। चलिए, ये सारी बातें तो आप दुख भरी है, बहुत ही रुदन वाला भी है और लगातार आप अपनी बातों को हमारे सामने रख ही रही हैं। ये बताइए कि प्रशासन से सहयोग को लेके आप क्या सोच रखती हैं बिहार के पुलिस प्रशासन पे? बिहार का पुलिस प्रशासन मैं जहाँ तक देख रही हूँ, अगर मैं देखने जाऊँ तो 3 साल से मैं यहाँ पे जो मैं कभी थाने पे दौड़ती रही, हमेशा इतना लॉकडाउन था। मैं यहाँ से 12 किलोमीटर घुरगट से मैं बरियारपुर जाती थी, लेकिन वहाँ की पुलिस मुझे सुबह से लेके शाम तक बैठा के रखती थी। कोई कार्रवाई नहीं, क्यों आई है, क्या है, कुछ नहीं। इससे बेस्ट तो हमारी मुंबई पुलिस है, सबसे बेस्ट। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि हाँ हम किसी को जाके घूस दे दें या कुछ। भाई लेडी है या कोई वृद्ध है या कोई भी है, उसको आया है थाने में तो एटलीस्ट उसको पहले देखते हैं। और यहाँ पे मतलब कोई आए जाए, प्रॉब्लम है, बैठा के रखो। अगर उसके पहले कोई और बड़ा आदमी आता है, जानी माना आदमी, तो उसको इन लोग पहले अटेंशन देते हैं। और जो एकदम गिरा पड़ा हुआ है, तकलीफ़ में है, उसको कोई भी सुनवाई नहीं होती है। हाँ, अगर एसपी डीएसपी आके थाने में बैठ गए तो उनको शो करने के लिए पब्लिक को दिखाते हैं। एसपी साहब को दिखाने के लिए पब्लिक को आके पूछते हैं कुछ खाइएगा पीजिएगा। ये सब यहाँ पे है ना, सब मतलब अंधविश्वासी ढोंग। यहाँ पे सिर्फ कानून है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट का पैसा कम पड़ रहा है, इसके लिए पब्लिक से पैसा लेके जो पैसे वाला है उसकी पहले सुनवाई होती है और जो पैसे वाला नहीं है उसको इन लोग छाड़ देते हैं। तो इससे बेस्ट मेरा मुंबई है, वो मुंबई की पुलिस है। और यहाँ के लोग जो बोलते हैं कि हाँ मुंबई वाली, हाँ तो मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं है। मैं मुंबई वाली हूँ, मुंबई कर हूँ। 3 साल से यहाँ का कोई जाके मुंबई में इस तरीके से लड़के रह के दिखा दे। मैं आज अपने हक के लिए लड़ रही हूँ, मैं अपनी डिग्निटी के लिए लड़ रही हूँ, मुझे वो डिग्निटी चाहिए। अगर आपको मुझे मेरे साथ नहीं रहना था तो आप मुझसे शादी नहीं किए होते, मैं आपके बिहार में नहीं आई होती। तो आज यहाँ पे कोई जानता नहीं कि हाँ कोई मुंबई वाली आई है। मैं इसलिए फ़ाइट करना चाह रही हैं अपने यहाँ देश के बेटियों को, वो संदेश क्या है? सबसे पहले तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि मैंने जो गलती किया है वो कोई भी बेटी ना करे, सबसे पहले। क्योंकि अगर ये ऐसे करके अगर कुछ इस तरीके का किसी के साथ में होता है तो बिहार पुलिस उसकी मदद नहीं करेगी। और अगर होता है तो उसके लिए हमारे समाज को एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक एक्शन में नहीं आएंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। और ऐसे ही क्राइम बढ़ता जाएगा, ऐसी ही बेटियों का इज्जत उछाला जाएगा। भाई जो बेटी अगर पैसा दे के आ रही है तब तो ठीक है, वाहवाही है। हालांकि बहुत मैंने ये भी देखा है, बेटियां पैसा देने के बाद भी, दहेज देने के बाद भी उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार होते हैं। लेकिन बस यही बोलूँगी कि इस तरीके की गलती कोई ना करे, और अगर करता भी है तो उसको निभाने की क्षमता रखें। और उनके साथ अगर गलत होता है तो उस चीज़ के लिए खड़े।
ये संदेश आप देना चाह रही हैं। जी हाँ। चलिए, आगे का आपका क्या सोच है? क्या एकदम कटिबद्ध हैं कि साथ रहना है? जी हाँ, मैं साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अब कहीं किसी मतलब मैं अपने मायके भी नहीं जा सकती हूँ। मैं क्या फेस लेके जाऊँगी, मैं क्या बोलूँगी अपने घर वालों को, क्योंकि मेरे साथ में हाँ मैंने अपने से गलती किया, अब मैं वापस आपके यहाँ पे आके बैठ गई हूँ, तो ये मैं नहीं करना चाहती हूँ। या तो आप मुझे रखेंगे, या तो जिस तरीके से मुझे धमकी दी जा रही है कि मेरी जान ली जा सकती है, मुझे आए दिन बोला जाता है संभल के रहना, तो कुछ भी हो सकता है मेरे साथ में। तो मैं तो एकदम से, जब मेरी सास मेरे घर वाले मुझे हटाने के चक्कर में पड़े हैं, तो ठीक है आप लोग कमर कस के बैठे हैं, हम भी कफन बांध के बैठे हैं। चलिए, तो आप लोग कमर कस के बैठे हैं, तो कल्पना निषाद भी जो है कफन बांध के बैठी हैं। रहेंगे तो इन्हीं के साथ, नहीं तो जिएंगे मरेंगे भी तो इन्हीं के साथ। इन सारी चीज़ों के साथ इन्होंने बेटियों के लिए भी संदेश भेजा है कि आज की परिवेश में कैसे रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, और जो गलतियाँ ये उन्होंने किया है ये मानती हैं, वैसे गलतियाँ को नहीं करने का ये संदेश देना चाह रही हैं अपने देश की बेटियों को, बिहार की बेटियों को, मुंबई की बेटियों को, और अपने जो हैं सारे लोगों को। आप देखें नेशन 24। नमस्कार।